तबाह कर रहा है एक के बाद एक। ब्रजेश कुमार जी, $500 मिलियन सफिशिएंट है यूक्रेन के लिए या फिर $500 मिलियन है सफिशिएंट यूक्रेन और रशिया के वॉर में नाटो को लाने के लिए? राजीव जी, ये जो चेंज ओवर हुआ है, टर्न ओवर हुआ है ट्रंप के सोच में, ये बहुत ही बड़ी चीज है। उनका खुद का अगर बयान मांगे पुतिन के बारे में, कहते हैं ही बीन अ वेरी नाइस गाय, ही बीन अ वेरी नाइस गाय। खूब बातें हुई हैं, बाद में कहते हैं मगर वो करते कुछ नहीं है। तो ये जो चेंजेस हुआ है अमेरिका की सोच में, मेरा मानना है इसको $1 मिलियन से 300-500 से मत देखें। ये एक हरी झंडी मिल गई है वेस्ट को यूक्रेन का सपोर्ट करने का। पिछले दिसंबर से इन्होंने, ये अकेले पड़ गए थे, इनको यूरोपियन देशों की तो मदद थी मगर अमेरिका की मनाही थी। और वो कल पता चला जब ये कहते हैं पुतिन, राष्ट्रपति ट्रंप, कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने हमको नहीं बताया था कि इन पर रोक है। तो मेरा मानना है कि अभी ये फिर जो स्थिति थी जो ट्रंप के आने के पहले, वही हो गई है। और ये 300 हो या बढ़ के कुछ 400, 1000, आप यकीन 5000 करते हो, हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी ने नहीं बताया ये सही होगा? ये भी उनका मुद्दा वही है जो पहले आप डिस्कस करे थे जनरल परिहार के साथ में, कि भाई हमको तो नोबेल का प्राइज चाहिए, हम तो ऑल लिली वाइट हैं। तो वो एक पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ग्लोब, ये कई भाषाओं में बात करते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज के लिए। मगर खैर, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, मैं खुद उनका प्रशंसक हूं कि वो एक छोटा सा देश कंपैरेटिवली, विद सपोर्ट ऑफ कोर्स, एक बेहेमत जो कि रशिया है उसका सामना कर रहा है 3.5 साल। आप सही कह रहे हैं उसको, सर। उसके लोगों को राहत मिलेगी और शायद इसका कोई नया आप सही डिस्पेंसेशन कह हो। रहे हैं मेजर जनरल परिहार। रूस बहुत पहले से कह चुका है अगर किसी ने मिसाइल या किसी ने वेपनरी दी तो ये यूक्रेन के खिलाफ तो माना ही जाएगा, उसके भी खिलाफ माना जाएगा जिसने उस वेपन को प्रोड्यूस किया है और सप्लाई किया है। अगर अमेरिका दे रहा है या फिर ब्रिटेन दे रहा है, क्या ये वॉर ऐसा टर्न लेता दिख रहा है कि रूस मल्टीपल लोकेशंस पर हमला कर पाए? क्या रूस के पास इतना बचा है? मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात का कोई ज्यादा वजन है, क्योंकि पिछले 3 साल से ज्यादा समय तक सारे नाटो कंट्रीज और अमेरिका ने हर तरह के मिलिट्री वेपन्स जो हैं, चाहे आप उसमें फाइटर प्लेन देख लीजिए, ड्रोन्स देख लीजिए, रडार सिस्टम्स हैं, आर्टिलरीज हैं, टैंक्स हैं, हर तरह के वेपन सिस्टम्स जो हैं और एम्यूनिशन उन्होंने सप्लाई किए हैं और कर रहे हैं। तो अगर पुतिन को इस तरह का कोई एक्शन करना होता तो आज तक कर सकते थे। रहा सवाल इसका कि मल्टीनेशनल, तो वो यूरोप में, जो ट्रू यूरोप है, वेस्टर्न एक यूरोप, सेकंड में आपको जिसमें रोकूंगा सर, एक बड़ी खबर बता दूं, आप यहीं से अपने से जवाब को शुरू कीजिएगा। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला कर दिया, यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर बमबारी की है, पूर्वी यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है और रूस का कहना है कि भारी नुकसान हमने पहुंचाया है यूक्रेन को। क्या यही वजह है कि अमेरिका मदद कर रहा है? क्या ये तस्वीरें, ये खबरें अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि यूक्रेन उसके हाथ से निकल जाएगा? जो समझौता उसने मिनरल्स के लिए जेलेंस्की के साथ किया है वो सब खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि रूस दोनेत्स्क हो, लुहांस्क हो या फिर माइकोलेव हो, कीव हो, खार्किव हो, हर कहीं मल्टीपल अटैक्स कर रहा है और हर अटैक पिछली बार से बड़ा है। मेजर जनरल जेके परिहार अपना जवाब पूरा करें सर। और उसमें अब इन कंट्रीज पे तो डायरेक्ट रशिया जो है हमला करेगा नहीं। अगर मल्टीपल खोलते भी हैं तो जो छोटे छोटे कंट्रीज जो होते हैं आसपास, जो पुराने सोवियत रूस के हिस्से रहे, उनमें जरूर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पुतिन को भी पता है कि वो पूरा यूक्रेन अपने कब्जे में ले नहीं सकते। ट्रंप को भी पता है, जेलेंस्की को भी पता है, नाटो को भी पता है कि रशिया को ईस्टर्न यूक्रेन के जो इलाके और क्रीमिया जो 2014 से उसने ले रखा है, उससे वो बेदखल करेंगे।
वो मिलिट्री फोर्सेस से बेदखल नहीं कर सकते, और किसी भी पीस प्रोसेस में पुतिन क्यों इन चीजों को छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो इनडायरेक्टली जो भी कुछ जो यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के जो भी फितरतें आप देखिए 1947 से लेके आज तक, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहा हो, इसराइल का रहा हो, गल्फ कंट्रीज में हो, कहीं भी रहा हो, कोरिया का रहा हो, वो एक तरह का जो है एक जलता हुआ लाइव वायर छोड़ के रखने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। वो किसी सिचुएशन को सॉल्व करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। यूक्रेन में अमेरिका का दो दो बहुत है, जैसे आपने मिनरल्स की बात करी, उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी रिसोर्सेज है, यूरेनियम है, ये सब पे अमेरिका नाटो अपना पूरा कब्जा चाहते हैं। दूसरा, अगर यूक्रेन में गवर्नमेंट उनके सपोर्ट की रहती है तो उससे उनको सबसे बड़ा फायदा है कि रशिया पे वो निगाह रखते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में आने के लिए भी उनको एक एक्स्ट्रा एक्सेस मिल जाती है, जो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आज उनके पास में है। तो दोनों के अपने इंटरेस्ट हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी रशिया ने जो हमले बढ़ाए हैं, वो एक तरह का जो है प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, ताकि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को निगोशिएट करा जाए। मुझे लगता है अल्टीमेटली जो है ट्रम्प जो है उनको हर हालत में वो जेलेंस्की को छोड़े, उनकी जो वो है वो जेलेंस्की के बाद ऐसी कोई गवर्नमेंट की कोशिश करेंगे जो पुतिन जिसको नाराज ना कर, उनको नाराज ना करे, और ये इनकी बात माने, और ये एक तरह का सीज फायर होगा। इसमें इससे आगे होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सीज फायर वही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया, और उसके बाद में होगा कि हम बाद में इसका फाइनल डिसीजन जो इसका हम निगोशिएट करके करेंगे। और सीज फायर अगर ट्रम्प करा लेते हैं तो ट्रम्प अपना नोबेल प्राइज में एक ऐड और उसमें कर लेंगे। अदरवाइज इस सिचुएशन का मैं नहीं समझता हूँ कि अगले कई सालों तक इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। लड़ाई हल्की पड़ सकती है, मगर ये जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो यूक्रेन को जो भुगता है वो सारा वैसा ही रहेगा। रिहेबिलिटेशन यूक्रेन का एक बहुत बड़ी समस्या है, मानवीय समस्या है, पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। उस पे जो है